हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल। सबसे पहले आप ये समझो कि शेल और स्फीयर क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप ये पहले सबसे करिए कि पिछले लेक्चर में जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़िए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़िए, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़िए। सारी डिटेल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की दे रखी है और ये क्लास 11, 12 IIT नीट सभी बच्चों को ये हेल्प करेगा किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने में। ठीक है, तो आइए मिलकर क्रैक करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल। सबसे पहले हमारे पास जो स्फीयर होता है, स्फीयर, वो स्फीयर कितने टाइप का होता है? तो हमारे पास दो तरीके के स्फीयर होते हैं। एक स्फीयर होता है हॉलो, जिसको हम बोलते हैं थिन शेल, थिन शेल भी बोलते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास होता है सॉलिड स्फीयर। एक अंदर से दो स्फीयर है, जैसे ये दिस, ये अंदर से भरा है कि खाली है? तो आंसर ये अंदर से खाली है, तो ये हॉलो स्फीयर है। और एक होता है सॉलिड स्फीयर, जैसे तरबूज अंदर से पूरा भरा हुआ होता है, उसमें मटेरियल भरा होता है। ठीक है, तो एक हॉलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर। इसमें हम बात करेंगे, इसमें जो हम लोग बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? कंडक्टिंग की, कंडक्टिंग स्फीयर की, या इसको कुछ लोग मेटालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटालिक। कुछ लोग इसको मेटालिक बोलते हैं, या कुछ लोग इसे डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्यों बोलते हैं? मैंने पढ़ा रखा है इसी चैप्टर में। ठीक है, तो हमारे पास हॉलो स्फीयर होगा जो कंडक्टिंग होगा, और सॉलिड में भी कंडक्टिंग स्फीयर होता है, कंडक्टिंग। ये एक स्फीयर होगा, और दूसरा एक होगा नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब बैड कंडक्टर, और बैड कंडक्टर हमारा कौन होता है? इंसुलेटर। ठीक है, तो हमारे पास एक स्फीयर है जो हॉलो और सॉलिड होगा। स्फीयर के दो पार्ट, एक हॉलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर। हॉलो में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड में भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। दो तरीके के स्फीयर हमारे पास होते हैं, एक कंडक्टिंग स्फीयर, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड में और हॉलो में। हमको पता करना है कि एक स्फीयर कंडक्टिंग वाला, एक कंडक्टिंग वाला स्फीयर अपने चारों तरफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इसके बारे में। और अगर हमने इसके बारे में जान लिया तो याद रखिए, ये चीज और ये वाली, ये चीज, ये तीनों सेम है। अगर आपने इसके बारे में जान लिया तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला स्फीयर बनाता है, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड का कंडक्टिंग वाला स्फीयर बनाता है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो का नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनाता है। तो मतलब तीनों एक ही चीज है, बस इसको हमको अलग से स्टडी करना है। इसको हम अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको आज स्टडी करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल। और कंडक्टिंग शेल कौन वाला आप लेंगे? हॉलो और सॉलिड वाला कंडक्टिंग भी ले सकते हैं, हॉलो वाला कंडक्टिंग भी ले सकते हैं, और हॉलो वाला नॉन कंडक्टिंग भी ले सकते हैं, लेकिन सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता क्या है। देखिए, ये हमारे पास एक स्फीयर है और ये हमारे पास एक दूसरा स्फीयर है। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है? सुनिए, अगर मैं इसको रब करूं, इसको मैंने 1 लाख बार रफ कर लिया, ठीक है, 1 लाख बार इसे मैंने
रगड़ा, फ्रिक्शन किया, तो इसके अंदर बहुत ढेर सारा चार्ज आ गया। फिर इस चार्ज को हम ऐसे ले गए और ऊपर नहीं, इसके अंदर पंच करके अंदर से इसके सरफेस को टच किया। यहां जैसे ही हम इसको इससे टच करेंगे तो सारे चार्जेस इस स्फीयर में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक, वो सारे चार्जेस इसके अंदर पूरा ट्रांसफर हो जाएंगे। कहां जाएंगे? तो आंसर है सारे पॉजिटिव चार्ज मिलकर एक दूसरे को रेपेल करेंगे और रिपल्शन के कारण सारे पॉजिटिव चार्ज कहां भाग जाएंगे? तो आंसर इसकी सरफेस पर। ये सारे पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पे भाग जाएंगे। किसके कारण? आंसर ये बहुत कम लोग बताते हैं, ड्यू टू रिपल्शन। रिपल्शन के कारण, रिपल्शन के कारण सारे चार्जेस सरफेस की तरफ भाग जाएंगे। ठीक है, ऐसे जो स्फीयर होते हैं जिसके चार्जेस अंदर नहीं रुकते, सरफेस पर रुकते हैं, ऐसे स्फीयर को हम बोलते हैं कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, अब ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग कौन वाला स्फीयर है? सॉलिड वाला। ये सॉलिड आप याद रखेंगे, सॉलिड की बात कर रहे हैं। यहां नॉन कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है, लेकिन कौन है ये? हॉलो, अंदर से खोखला है पूरा। दिस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर देखिए, सॉलिड वाला, इसके अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है। सॉलिड है ना अंदर से, तो पूरा मटेरियल भरा हुआ है। जैसे इसके अंदर हम चार्ज देंगे तो सारे चार्जेस जाकर अंदर ही सेट हो जाएंगे, पूरे चार्जेस अंदर भर जाएंगे। जैसे तरबूज के अंदर का बीज सब अंदर भरे हुए होते हैं ना, वैसे ही ये नॉन कंडक्टिंग है, मतलब ये इंसुलेटर है, और इंसुलेटर में चार्ज बाहर की तरफ नहीं भागते, अंदर कैप्चर हो जाते हैं, केप्ट हो जाते हैं। तो ये वाला जो स्फीयर है जिसमें चार्ज देने से सारे चार्जेस अंदर रुक जाएं, तो ऐसे स्फीयर को हम बोलते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और ऐसे स्फीयर को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग स्फीयर। क्यों? क्योंकि सारे चार्जेस कहां भाग गए? सरफेस पर भाग गए। दिस नोट कर लीजिए इस चीज को, यहां पर रिपल्शन नहीं हो पाया उतना। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग शेल अपने चारों तरफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। देखिए, ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक, कंडक्टिंग स्फीयर है तो बताइए चार्जेस कहां होंगे, अंदर की बाहर? तो आंसर चार्जेस ना बाहर जाएंगे ना अंदर रहेंगे, चार्जेस सरफेस पर रहेंगे। बोलो सही है ना? कंडक्टिंग से आप तुरंत समझ जाएंगे कि चार्जेस तुरंत सरफेस पर भाग जाएंगे। ठीक, पहली चीज दिस। उसके बाद इस पे टोटल चार्ज हमने यहां से इसको ऐसे रगड़ा, और रगड़ कर हम लेकर आए, फ्रिक्शन करके लेके आए, टच किया, सारे चार्जेस ट्रांसफर हो गए और कहां चले गए? सरफेस पर। ठीक है, अब ये जो चार्जेस सेट हुए हैं इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसके पिछले में हम लोग ने पढ़ा दिया है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अच्छा, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं? नॉन यूनिफॉर्म की यूनिफॉर्म, मतलब यहां चार्जेस ज्यादा, यहां कम, यहां ज्यादा, यहां कम, ऐसा नहीं है। सब जगह बराबर बराबर चार्जेस सेट हैं, मतलब ये यूनिफॉर्म सेट हुए हैं, यूनिफॉर्मली। ठीक है, इस स्फीयर पर कितना चार्ज गया है? तो आंसर है इस स्फीयर पर टोटल चार्ज हमारा क्यू गया है। कितना गया है? टोटल चार्ज हमारा क्यू गया है। ठीक, अच्छा, इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है? तो आंसर इसका जितना एरिया होगा, तो इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। चार्ज डेंसिटी एरिया के लिए क्या लेते हैं? सिग्मा लेते हैं। ये ठीक, तो इस पे टोटल चार्ज कहां है? क्यू भरा हुआ है, और इसका यहां से यहां तक डिस्टेंस है कैपिटल आर। अगर यहां पर एक पॉइंट P है, दिस P, तो ये पूरा कंडक्टिंग शेल अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है।
तो ये पूरा कंडक्टिंग शेल अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस पी पॉइंट पर, और यही हमको निकालना है कि ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर बनाएगा। बस। शेल कौन सा है? कंडक्टिंग। कौन सा है? हॉलो या सॉलिड, आप कुछ भी ले सकते हैं कंडक्टिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिंग है, शेल कैसा है? कंडक्टिंग। सारे चार्जेस कंडक्टिंग हो तो कहां होंगे? सरफेस पर। कितना चार्ज है? Q। चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। तो यहां पे अगर बाहर पॉइंट P रख दें तो ये चार्ज इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, हमको बस ये पता लगाना है। तो हमने ये पता लगाया एक रिंग कितना चार्ज बनाता है, गॉस थ्योरम से। एक लाइन कितना चार्ज बनाता है, गॉस थ्योरम से। एक एरिया कितनी चार्ज बनाती है, एरियल शीट, गॉस थ्योरम से पता लगा के देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो वैसा ही इसको भी गॉस थ्योरम से पता लगा के देख लेंगे। चलो आइए करते हैं। तो सुनिए, इस पे टोटल चार्ज है हमारा Q और चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब गॉस थ्योरम क्या कहता है? इसके चारों तरफ एक सिमेट्रिकल सरफेस बनाइए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा सेम हो। तो इसके चारों तरफ अब सिमेट्रिकल सरफेस कैसी बनाएंगे? ये स्फीयर है तो इसके चारों तरफ भी स्फीयर बनाएंगे, क्योंकि इससे चारों तरफ का रेडियस सेम होगा, और रेडियस सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। तो सबसे पहले हम एक स्फीयर बनाएंगे। आप साफ बनाइएगा, ठीक है। हम थोड़ा छोटा बना दे रहे ऊपर से समझाने के लिए, ठीक। हमने ये एक स्फीयर बनाया, दिस स्फीयर, ठीक। अब ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस डायरेक्शन में, तो एरिया वेक्टर भी कैसा होगा? इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर ई डायरेक्शन में, थीटा कितना? 0 डिग्री। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, यहाँ से यहाँ तक का भी रेडियस कैसा होगा? सेम। अगर यहाँ से यहाँ तक का रेडियस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इन दिस डायरेक्शन, थीटा 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमेट्रिकल, थीटा भी सिमेट्रिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमेट्रिकल, थीटा भी सिमेट्रिकल। मतलब ये हमारी एक गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल हो गई, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। We consider a Gaussian surface in the shape of sphere where E and theta is symmetrical. ठीक है। तो हमने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर की, किस शेप में? स्फीयर की शेप में, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा कैसे हैं? सिमेट्रिकल। अब आगे सुनिए, हमारा गॉस थ्योरम क्या कहता है? कैलकुलेट करिए E डॉट डी एस। देखिए कैमरे में सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार एक बार चेक कर लें। हाँ भाई, कैमरे में सब एकदम सही दिख रहा है। अब भाई देखिए, दूसरा हमको क्या कैलकुलेट करना है? दूसरा हमको कैलकुलेट करना है क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डी एस कॉस थीटा। हमको ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए, कैलकुलेट करने में कोई बड़ी बात नहीं है। क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया वेक्टर, दिस एरिया वेक्टर डी एस, दिस एरिया वेक्टर डी एस, सरफेस से परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर डी एस। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी? 1। तो दिस इज ई डी एस। फिर से क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E कहाँ आ जाएगा? बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि चार्जेस भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर तरफ बराबर बराबर सेट है, ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ गई? बाहर। दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई, डी एस, दिस इज डी एस, दिस इज इक्वल टू ई डी एस छोटा सा एरिया, डी एस छोटा सा एरिया, डी एस छोटा सा एरिया, और पूरा एरिया निकालेंगे स्फीयर का। इंटीग्रेट क्या करेंगे? सबको ऐड करता है, सारे पॉइंट को, और सारे पॉइंट को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये एरिया कितना आएगा? ये एरिया स्फीयर का आएगा 4 पाई
और इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना ले रहे हैं, स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, तीसरा रूल हमारा क्या कहता है भाई, नोट करो। तीसरा स्टेप हमारा कहता है कि बताइए इसके अंदर कितना टोटल चार्ज है, कितना है, कैपिटल क्यू। तो टोटल चार्ज हमारा इनसाइड, और चार्ज कैसे लेते हैं, गॉसियन सरफेस के अंदर ही वाला चार्ज लेते हैं, इनसाइड चार्ज इज इक्वल टू क्यू। हमारा इनसाइड चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया, टोटल चार्ज इसके अंदर क्यू। तो अब आप मेरे को बताइए लास्ट स्टेप क्या है, फोर्थ, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस सिंप्लाई क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इसके इक्वल है ई 4 पाई आर स्क्वेयर, स्मॉल क्यू किसके इक्वल है, कैपिटल क्यू, क्योंकि टोटल चार्ज क्यू भरा हुआ है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, 4 पाई आर स्क्वायर नीचे चला गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला जाना पहचाना आ गया याद, कि मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज बनाती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टिंग शेल बनाती है अपने चारों तरफ, कितनी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा आया है हॉलो स्फीयर का, जो कि कंडक्टिंग भी है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग भी है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है, और सॉलिड में कंडक्टिंग हो सकती है। समझ में आई बात, तो ये फॉर्मूला तीनों के लिए अप्लाई होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए इस चीज को, समझ गए ना। हमारे पास एक स्फीयर है, उसमें हमने चार्ज दिया, सारे चार्जेस सरफेस पे भाग गए। क्यों भाग गए सरफेस पे, ड्यू टू रिपल्शन। क्यों ये लोग रिपल्शन के कारण सरफेस पे भागे, क्योंकि कंडक्टिंग है, और कंडक्टिंग में चार्जेस चलना अलाउ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा भैया इसके तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो हमने क्या कर दिया, गॉस थ्योरम लगा दिया। गॉस थ्योरम का पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, गॉस थ्योरम, गॉस जाके गॉस लॉ पढ़िए तब ये चीज़ और अच्छे समझ में आएगी। गॉस लॉ क्या कहता है, पहले इसके चारों तरफ एक स्फीयर बनाओ, हमने बना लिया, मतलब गॉसियन सरफेस बनाओ, स्फीयर के शेप में बना लिया। क्यों ऐसी सरफेस हमको चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा सिमेट्रिकल हो, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा सिमेट्रिकल होंगे। फिर उन्होंने कहा ई डॉट डी एस कैलकुलेट करो, करके देखा ये आया। फिर उन्होंने कहा कि बताओ गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो भाई टोटल चार्ज क्यू है, हमको दिया हुआ है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल क्यू चार्ज है। फिर इन्होंने कहा कि भैया इसके बाद क्या करते हैं, गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, दिस अप्लाई किया, आंसर आ गया। और ये किसके लिए है, तीनों के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, नोट कर लो इस चीज को। स्पेशल केस देखिए भैया, बाबू लाल कलेजा, देखिए कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज कहाँ है, सरफेस पर, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर, और बाहर तक सेंटर से लेके यहाँ तक का रेडियस स्मॉल आर, एंड दिस इज पॉइंट पी। अभी हमने निकाला इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कंडक्टिंग अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोलो होगी कि नहीं होगी। ये पी पॉइंट कहाँ है, शेल पर है, शेल के अंदर है कि शेल के बाहर है, तो देखो ये शेल है, पी पॉइंट उसके बाहर बना है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहाँ, तो आंसर आउटसाइड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड।
दूसरा, इस P पॉइंट का अगर हम रेडियस कम करते जाएं, तो रेडियस कम करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी कि ज्यादा होगी? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो रेडियस कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और रेडियस इतना कम कर दिया। कितना? मतलब रेडियस r के बराबर कर दिया। अब बताओ, ये वाला r बड़ा है, स्मॉल r बड़ा है कि कैपिटल R बड़ा है? तो आंसर है ये वाला स्मॉल r बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो यहाँ पे कंडीशन आपको दे सकता है, वो कंडीशन ऐसा नहीं देगा बेटा वो आउटसाइड है, ये ऐसे कंडीशन नहीं देगा, वो आउटसाइड को ना मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख के देगा, ऐसे r इज ग्रेटर देन r, ऐसे लिख के देगा। इसके कहने का मतलब है कि अगर ये हमारे पास बाबू लाल कलेजा, अगर ये हमारे पास कंडक्टिंग शेल है, दिस इज कैपिटल R एंड दिस P पॉइंट इज छोटा सा, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r। तो बताओ कौन बड़ा है? ये वाला r बड़ा है और ये वाला r छोटू सा है। तो ये वाला r, स्मॉल वाला r बड़ा है, कैपिटल वाला छोटा है, तो r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इसका मतलब है कि पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड। और कंडक्टिंग शेल इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी? इतनी। दूसरा देखिए, इस r को हम कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, और इस P पॉइंट को उठा के हमने सरफेस पर रख दिया। तो बताओ ये r कैपिटल R से छोटा हो गया कि कैपिटल R से बड़ा हो गया कि कैपिटल R के बराबर हो गया? तो आंसर है कैपिटल R के बराबर हो गया। और जब R कैपिटल R के बराबर हो जाए ना, तो समझ लो पॉइंट कहां है? ऑन द सरफेस, दिस ऑन द सरफेस। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि इस पॉइंट को उठा के हमने यहां रख दिया। बोलो है कि नहीं सही? अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां ज्यादा है? बाहर ज्यादा है कि सरफेस पर ज्यादा? तो देखो, जहां पे R बड़ा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी थी, और यहां R को कम कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी हो गई। तो मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी? मैक्सिमम। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। इतना हो गया। तीसरा केस सुनो, दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2 एंड दिस इज केस नंबर 3। देखिए भैया केस, ये हमारे पास एक स्फीयर है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप देख के बता देंगे। चलो बता दे रहे हैं, कंडक्टिंग। क्यों? क्योंकि चार्ज सरफेस पर है। अब P पॉइंट को उठा के सरफेस पे लाए। अब इसी P पॉइंट को उठा के हम अंदर रख दे रहे हैं यहां, ठीक? और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज R, या R डैश बोल दे रहे हैं। ये डिस्टेंस कितना है? R डैश। ठीक है, तो अब आप बताइए कैपिटल R बड़ा है कि R डैश बड़ा है? तो आंसर है कैपिटल वाला R बड़ा है। देखो ये इतना बड़ी लेंथ है, इसकी लेंथ इतनी छोटी सी है, तो हम यहां लिख सकते हैं R डैश इज लेस देन R। ठीक है, कुछ कुछ बुक में C बार लिखा है, तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, इनसाइड, तो ये वाला पॉइंट को कहां ले गए? इनसाइड दिस सरफेस, इनसाइड दिस शेल। अब अगर इसको हम शेल के इनसाइड ले जाएंगे तो ये किस फॉर्मेट में लिखेंगे? R डैश इज लेस देन कैपिटल R। तो जब स्मॉल वाला R कैपिटल R से बड़ा हो तो पॉइंट आउटसाइड, जब स्मॉल वाला R कैपिटल R के बराबर हो तो पॉइंट ऑन द सरफेस, और जब स्मॉल r कैपिटल R से छोटा हो, जब स्मॉल r कैपिटल वाले R से छोटा हो तो पॉइंट इनसाइड द सरफेस। अब अगर ये इनसाइड द शेल है तो यहाँ पे हमें गॉस थ्योरम के हिसाब से हमको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि ये अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे हमें गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक, अब हमें कैलकुलेट करना है E डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ यहाँ कहाँ जा रही? बाहर, 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 बाहर। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ से बाहर जा रही है तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? कोई आ रही है अंदर? नहीं। सो इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? जीरो भैया।
तो इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, 0 इनसाइड। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो याद रखिए, अगर हमारे पास एक शेल है तो शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। क्यों कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर? इसलिए क्योंकि चार्जेस कितने हैं टोटल, कैपिटल Q, और डिस्टेंस कितना है, R। ठीक, जैसे इसको उठा के हम सरफेस पर लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, मतलब ये वाला R। अब ये वाला R अगर छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बड़ी। तो याद रखिए, कंडक्टिंग शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम सरफेस पर होती है, ऑन द सरफेस। जैसे इसको आप बाहर ले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि E और R इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, E और R इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। थर्ड पॉइंट पे आइए, इसको हम इन साइड लेके आए। जैसे इसको इन साइड लेके आएंगे तो इसमें से चारों तरफ से इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अब अगर चारों तरफ से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो अब आप बताइए क्या होगा? तो आंसर है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 आएगी। क्या आएगी? 0, क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आई नहीं रही। ठीक, या यूं बोलो, यहां से अगर +1 निकली तो यहां से -1 निकलेगी, यहां से +1 निकली यहां से -1 निकलेगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या आएगी? 0। तो इनसाइड ए कंडक्टिंग शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। एंड वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम? देन आंसर इज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग शेल। ठीक, और ये कंडक्टिंग शेल आप सॉलिड लेंगे कि हॉलो लेंगे? दोनों ले सकते हो, सॉलिड भी ले सकते हो, हॉलो भी ले सकते हो। और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड लेंगे क्या? नहीं, नॉन कंडक्टिंग हॉलो वाली लेंगे। ठीक है, नोट कर लो, तीनों के लिए एक ही केस है यही, और आपको यही बना के आएगा। ठीक, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ग्राफ देखिए बच्चा लोग। ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन जो मैं अलग से बना रहा हूं, खाली देखते रहना। देखो, इसको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये सेंटर देख रहे हो O, तो ये यही वाला सेंटर है, ओरिजिन O। ठीक, यहां से यहां तक गए, देखो बीच में एक गैप आ गया। ये अगर मैं इतना स्फीयर हटा दूं तो बीच में ये एक लाइन रह जाएगी ना। तो ये वाली लाइन सरफेस के अंदर है, शेल के अंदर है कि शेल के बाहर है? तो आंसर शेल के अंदर है। तो ये वाली लाइन यहां से यहां तक का रेडियस कैपिटल R। अगर हम पूरा बनाएं तो ये ऐसे ही तो बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको हम हटा दे रहे हैं, मतलब ये पॉइंट सेंटर है, चलते के चलेगा, चलते चलेगा, ये लाइन आ गई, ये लाइन। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल R। और जैसे ही हम इसके बाहर पहुंचेंगे, दिस, ये लाइन कितनी स्मॉल है? स्मॉलर, स्मॉलर। 0 से लेके यहां तक की लाइन इनसाइड है, यहां से लेके यहां तक की लाइन आउटसाइड है। और अगर मैं इस P पॉइंट को ना यहां रखूं ना अंदर रखूं, ठीक इसी पर रख दूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को ऑन द सरफेस। समझ में आई बात कि नहीं आई?
ठीक है। तो ये ओ हमारा सेंटर है, यहां से यहां तक की लेंथ होगी इनसाइड सरफेस, ये वाली लाइन होगी ऑन द सरफेस, और इस लाइन के सारा बाहर वाला पोर्शन आउटसाइड द सरफेस। चलो अब आप बताइए, कंडक्टिंग शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होती है, बाहर, अंदर की ऑन द सरफेस? तो आंसर ऑन द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी ऑन द सरफेस, दिस। अब जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे तो दिस इज 1/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी कि बढ़ेगी? जैसे जैसे इसको आप बाहर ले आएंगे, मतलब रेडियस आप बढ़ा रहे हैं और रेडियस बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कम होगी, दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? कम, ठीक। या जैसे जैसे आप रेडियस कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, रेडियस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो दिस रिलेशन इज 1/r²। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होती है? ऑन द सरफेस, मतलब इसी पर एकदम ऊपर तक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मैक्सिमम होगी, फिर कम होती चली जाएगी। और जैसे ही ठीक इस सरफेस के आप अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे से कम होगी कि तुरंत जीरो हो जाएगी? तो आंसर है तुरंत जीरो हो जाएगी। जैसे ही आप नीचे आएंगे, जैसे ही आप इस सरफेस से यहां हटेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। और जीरो वाली लाइन ये है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। This is outside, this is on the surface, this line, and this is inside. Electric field is 0, and this maximum ये वाली लाइन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लो एक बार दोबारा, इसको मैं यहां बना दे रहा हूं। दिस इज स्मॉल r, दिस इज कैपिटल R, दिस इज 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडक्टिंग शेल का ग्राफ ये, बस। यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। किसके लिए है? सिर्फ कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं, नोट कर लो। तो ये ग्राफ आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टिंग शेल कितना बनाता है ये आप याद रखेंगे, कैसे कैलकुलेशन किया है ये आप याद रखेंगे, और कंडक्टिंग क्यों कहा गया है ये आप याद रखेंगे। छोटी छोटी चीज़ याद रखेंगे, काम आपका 35 रहेगा। नोट कर लो। और फिर टुमारो वी विल स्टडी अबाउट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। थैंक यू।